शहर की एक संध्या थी। हवा में अमरूद की खुशबू और गलियों में रोज की हलचल। जून का महीना था। पेड़ों पर आम के डल्ले फूलों की तरह लटक रहे थे और बाजार में आम की मिठास हवा में घुली थी। कच्चे आम की खट्टी मीठी महक और पके आम की कसक दोनों ही लोगों को लुभाती थीं। उस शाम तरह तरह की रोशनियों के बीच एक छोटी सी औरत अपने सिर पर रखी ढोलिया बांधकर बाजार के किनारे आम बेच रही थी। उसका नाम सत्यवती था। उम्र 50 के आसपास, आंखों में थकान और चेहरे पर जीवन के संघर्ष की परतें। उसके हाथ पतले पर मेहनत करने वाले थे। हर सुबह सवेरे उठकर वह अपने गांव से बस पकड़कर शहर आती, अपने साथ लाए आमों की टोटियां सजाती और बेचने लगती। गांव के खेत उसके लिए परिवार की तरह थे, मगर शहर ने उसे जीने की अलग ही राह दिखाई थी। सत्यवती के आम अलग थे, सुर्ख, रसदार और मधुर। उसकी आम की टोकरी के पास से गुजरने वाले हर बच्चे की नजर ठहर जाती। बूढ़े भी रुक जाते और दुकानदारों की आंखों में भी कभी कभी दया और तारीफ के भाव उभर आते। पर उससे किसी ने कभी उससे पूछा नहीं कि वह इतनी मेहनत क्यों करती है, क्यों रोज इस धूप छांव में अपनी कमर झुकाती है। लोग बस खरीदते और चले जाते। खरीदना आसान था, उसकी कहानी सुनना नहीं। उस दिन जैसे ही शाम बढ़ने लगी और चमकती निस्तारियों के बीच लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे, बाजार के एक कोने से 3-4 स्थानीय गुंडे आए। बै पैटर्न वाले, चमकीले शर्ट पहने, चेहरे पर घिनौना रुख। उनकी चाल में घमंड और हाथों में कुछ शराब की बोतलें थीं। अक्सर ऐसा होता था कि शहर के ऐसे गुंडे गरीबों की कमाई से छेड़छाड़ करते, उन्हें डराते और जब मन करता उगाही कर लेते। वो अपनी ताकत दिखाकर बाजार के छोटे विक्रेताओं को परेशान करते। ये आसान शिकार होता था। अकेली औरतें, बूढ़े और बच्चे। गुंडों ने सत्यवती की टोकरी देखी, उनके चेहरों पर ठहाका उभरा। पहला गुंडा, जिसका नाम मोहन था, करुणामय नहीं बल्कि उपहास में बोला, देखो भाई, इधर अकेली औरत आई है आम बेचने। सुना है इन औरतों की टोकरी में अक्सर कुछ ढेर होता है। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। उसके साथी हंसे और उनकी आंखों में शरारती चमक थी। मोहन ने झट से सत्यवती की टोकरी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने टोकरी को और कसकर गिराए रखा, पर एक तेज धक्का लगा और टोकरी उलट गई। आम चारों ओर बिखर गए। सत्यवती एकदम ठिठक गई। उसकी सारी कमाई, उसकी लोगों मेहनत की की भीड़ बोरी कुछ देर के लिए सड़क चुप पर रही। बिखर गई। आवाज आवाज तो तो थी, थी, पर लोगों के पास डर का आभास भी था। बहसें शुरू हुईं। अरे क्या कर रहे हो, उठाओ उठाओ। कोई भी वास्तव में सामने नहीं आया। गुंडों ने खुलकर टीका टिप्पणी की। कुछ लगे विक्टिम को तंग करने को, कुछ ने उसे धमकाने को। मोहन ने कहा, तुम्हें क्या हुआ दादी? किसने कहा कि यह तुम्हारा है? उठाओ, नहीं तो हम उठा लेंगे। उसने एक उंगली से कुछ आम उठाने की कोशिश की, पर सत्यवती ने जैसे तैसे आवाज निकाली, वह मेरे आम हैं। मुझसे गलियों में छुपकर नहीं उठाते। ये कमाई मेरी है। पर उसकी आवाज दब गई। गुंडों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ हंसे और कुछ ने उसकी थाप पर थप्पड़ मारने की धमकी दी। यह नजारा देखकर कुछ लोगों ने अपनी नाकें सिकोड़ लीं और अपने अपने रास्ते चले गए। वह सुख सुविधा का शहर था, किंतु असहायता का भी हिस्सा बन चुका था। तभी भीड़ में से एक लड़की अलग दिखी। तेज चाल, साफ पोशाक और चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता। वह लड़की किसी सरकारी अधिकारी की तरह पब्लिक में नजर आ रही थी। उसके कंधे पर एक आई कार्ड झूल रहा था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था एडीएम, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आईडी कार्ड। लोग उसे जानते थे। उसकी नाम औडित्य थी, पर लोग उसे एडीएम लड़की के नाम से बुलाते, क्योंकि वह जिले में नए नजर आई थी, तेज, निडर और न्याय के प्रति कटिबद्ध। औडित्य उस दिन बाजार से गुजर रही थी, कटोरी में चाय का प्याला हाथ में पकड़े हुए। उसे सड़क पर बिखरे हुए आम दिखे और फिर गुंडों की चाल। उसने अपना प्याला एक दुकान के किनारे रखकर सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सख्ती और आवाज में ठंडक थी। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, क्या हो रहा है यहां? किसने अनुमति दी है कि कोई किसी के साथ ऐसा बर्ताव करे? उसकी आवाज ने गुंडों की हंसी पर पानी फेर दिया। वे एक पल के लिए चौंक गए, पर उनका घमंड कम नहीं हुआ। मोहन ने ठसक कर कहा, हम सब अपने काम कर रहे हैं बहन जी, यह सिर्फ खेल है। आदित्य ने आईडी दिखाई और कहा, मेरा काम भी यही है, यह बाजार और यहां के लोगों की सुरक्षा। आप तुरंत इनामों को उठाइए और सत्यवती से मुआवजा दीजिए।
गुंडे हंसे, पर आदित्य के शब्दों में ऑटोरिडर की ऐसी ऊर्जा थी कि आसपास खड़े लोगों के दिल में उम्मीद की किरण जगी। सत्यवती की आंखों में आंसू थे, शर्म और कमजोरी के साथ। उसने कहा, वाह बेटी, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास नहीं है, बस इतनी कमाई थी। आदित्य ने गुंडों से कहा, आपको पता है कानून क्या कहता है? किसी की चीज को बिना वजह पलटना या छेड़छाड़ करना दंडनीय अपराध है। आप लोग इसे व्यायाम या मजाक समझ रहे हैं, पर यह लोगों की जिंदगी का सवाल है। मोहन ने थर थर कर कहा, कानून हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उसकी आवाज में आदत की निडरता थी, पर आदित्य का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने बाजार के बाहर से एक ट्रक वाले को बुलाया और कहा, तुम्हारे हस्ताक्षर से सीसीटीवी की फुटेज हम निकालेंगे, पुलिस को बुला रही हूं। गुंडों की धड़कन बढ़ गई। वे जानते थे कि सरकारी नोटिस में पढ़ना उनके लिए जोखिम है, पर उनकी सोच क्या थी? उन्होंने सोचा कि एडीएम लड़की खुद छोटी होगी, पर इस बार उसने चाल चल दी जो उन्होंने नहीं सोची थी। आदित्य ने सत्यवती की ओर झुककर कहा, बेटी, तुम अकेली हो क्या? घर कौन संभालता है? सत्यवती ने धीरे से कहा, बस मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़का। पति मजदूर है, बीमारी में पड़ा है। मैं रोज के खाने के लिए यहां आती हूं। आदित्य की आंखों में कोमलता आ गई। वह न केवल एक अधिकारी थी, बल्कि एक मानव भी थी। उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गुंडों से शिकायत कागज में लिखते हैं, पर पहले तुम्हारे आम उठा दो, उन्हें साफ करो, और मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी कि तुम आज का किराया निकाल सको। पर मोहन के चेहरे पर अब भी कुत्सित मुस्कान थी। उसने कहा, हम पैसे नहीं देते, हमें मजा चाहिए। और फिर जैसे ही स्थिति गर्म हुई, मोहन ने जोर से एक कदम बढ़ाया। पर इस बार आदित्य ने अपने शब्दों से नहीं, अपनी तेज चाल से जवाब दिया। उसने मोहन का हाथ कुश्ती भंग से पकड़ा और उसकी बांह को ऐसे मोड़ा कि वह कराह कर गिर पड़ा। तीनों गुंडे चौंक कर पीछे हटे। एडीएम लड़की की यह कार्रवाई आम जनता के सामने अनुचित लग सकती थी, पर उसने न सिर्फ हिम्मत दिखाई, बल्कि अपने कर्तव्य के साथ न्याय का पथ भी दिखाया। भीड़ में से कुछ लोग उछले, किसी में आश्चर्य, किसी में प्रशंसा। सत्यवती की आंखों में आभार की चमक थी, पर वही डर भी था कि अब तो बदला लिया जाएगा। आदित्य ने चिल्लाते हुए बाजार पुलिस थाना में फोन लगाया। कुछ ही समय में पुलिस वहां पहुंच गई। स्थानीय थानेदार, जिसका नाम ठाकुर सिंह था, खुद मोर्चे पर आए। उसने पूरी परिस्थिति का जायजा लिया और कहा, यहां के सीसीटीवी फुटेज देखेंगे और शिकायत दर्ज करेंगे। मोहन और उसके साथी डर के मारे कुछ शांत दिखे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान सार्वजनिक हो, पर कहीं न कहीं उनके चेहरे पर अब भी एक लीक सा अंदेशा था कि वे इस बार सख्ती से पकड़े जा सकते हैं। पुलिस ने आरोप तय कर लिए, सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़, सामूहिक उत्पीड़न और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला। थानेदार ने कहा, आप लोग थाने आइए, शिकायत दर्ज होगी। गुंडों की हालत बिगड़ गई। अब वे डर से सहम गए। सत्यवती ने पुलिस के सामने अपना बयान दिया, आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कहा कि वह रोज इस तरह की तंगदिली सहती रहती है, पर उसने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि किसी ने बदला नहीं होगा या उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। उसकी आवाज में गरीबी की ठंडक थी, पर साहस भी था। आखिर उसने अपनी बात कही थी। आदित्य ने साक्ष्यों के साथ प्रोसीडिंग की और सत्यवती को आश्वासन दिया कि पूरे केस में वह खुद नजर रखेगी। उसे अदालत की बातें, प्रमाणों की जटिलता और न्याय की धीमी चाल का बीड़ा उठाना होगा। पर पहली बार किसी सरकारी अधिकारी ने उसकी बात सुनी और उसका साथ दिया। यही बड़ी बात थी। सच यह है कि शहर के कई हिस्सों में गरीबों के खिलाफ छोटी छोटी ज्यादतियां रोज होती हैं, पर इतने बड़े प्रभाव वाली बात यह है कि न्याय की गुंजाइश भी वहीं रहती है जहां कुछ लोग उठ खड़े होते हैं। आदित्य न सिर्फ सरकारी आईडी के बल पर आई थी, उसने वास्तविक समझ दिखाई कि गरीबी मात्र भौतिक नहीं होती, वह गर्व, आत्मसम्मान और जीने की इच्छा से भी जुड़ी होती है। उसने सत्यवती को सिर्फ कानूनी सहायता ही नहीं दी, बल्कि समाज में उसकी गरिमा भी बरकरार रखी। फिर क्या हुआ? पुलिस ने गुंडों को हिरासत में लिया, पर यह कहानी सिर्फ उनके गिरफ्त में खत्म नहीं हुई। मोहन और उसके साथी स्थानीय अदालत के सामने आए तो पता चला कि वहां पहले से ही कई शिकायतें उनके नाम पर थीं। लोगों ने उन पर पहले भी उगाही और छेड़छाड़ की रिपोर्ट की थी, पर किसी ने गंभीरता से कदम नहीं उठाए थे।
इस बार एडीएम की हस्तक्षेप और सच का साथ मिल गया। साक्ष्य मजबूत था और भीड़ का समर्थन भी। अदालत ने गुंडों की सुनवाई करते हुए तय किया कि उन्हें समाज सेवा और जुर्माने के साथ साथ स्थानीय समुदाय के सामने सार्वजनिक माफी भी मांगनी होगी। यह सदैव की तरह शाबाशी नहीं थी, पर कम से कम एक संदेश गया कि शहर में किसी की जमकर की जाने वाली छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सही मायनों में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण जीत थी। सत्यवती के जीवन में भी बदलाव आया। एडीएम आदित्य ने शहर के स्वयंसेवी और कुछ स्थानीय एनजीओ से संपर्क किया और सत्यवती को थोड़ी आर्थिक मदद तथा एक छोटे से वेंडिंग शेड की व्यवस्था करवाई, जहां वह समुचित जगह पर अपने आम रख सकती थी। उस शेड का किराया नगर निगम ने कुछ महीनों के लिए माफ किया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। साथ ही आदित्य ने सत्यवती के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी संभवता के साथ उठाने की व्यवस्था की। स्कूल की फीस में छूट और आवश्यक किताबें उपलब्ध करवाई गईं। नगर की जनता ने भी मिलकर मदद की। कोई ने कहा, हम रोज यहां खरीदेंगे, तो किसी ने काम के जरिए हाथ बटाने का प्रस्ताव रखा। पर कहानी के दिल में वह पल हमेशा के लिए रुक गया जब एडीएम लड़की ने अपनी आईडी दिखाकर न्याय दिया, पर उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण था उसका मानवीय स्पर्श। उसने अदालत की भाषा से ज्यादा एसडीडीडीएच की भाषा बोली। उसने कहा, तुम्हारी मजबूरी हमारी मजबूरी है। इसने सत्यवती को सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि आत्मसम्मान भी लौटाया। सत्यवती ने फिर से अपने आमों की टोकरी सजा ली, पर अब उसके कदमों में एक नए आत्मविश्वास की रोशनी झलक रही थी। देश के हर छोटे बड़े नगर में यही कहानी दोहराई जाती है, पर जहां एक सरकारी आयुक्त न्याय के साथ इंसानियत दिखाए, वहां बदलाव ज्यादा स्थायी होता है। कहानी में दूसरा मोड़ तब आया जब मोहन और उसके साथी कुछ समय बाद बाजार में फिर से दिखाई दिए। लोग सोचते थे कि वे अब सुधर गए हैं, पर असलियत कुछ और थी। वे अब भी पुराने रास्ते पर लौट आए थे, पर इस बार सत्यवती ने उनसे अलग कदम उठाया। उसने लोगों के साथ मिलकर उन्हें समाज सेवा का विकल्प दिया। उसने कहा, हमने सब कुछ खो दिया था, पर हमें फिर से लड़कर जीना होगा। जो तुमने किया वह गलत था, पर भाग लेने से बेहतर है अपने हाथ से कुछ कमाओ। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आमों की साउंडिंग बता दूं। तुम वो काम सीख कर मेरे साथ कमाओ। ये एक हैरान कर देने वाला प्रस्ताव था, पर इसमें एक संदेश था। दंड और सुधार दोनों जरूरी हैं। मोहन ने पहले तो हंसकर कहा, तुम मुझे काम पर लगाना चाहती हो? पर उसकी आंखों में अब वही घसीटा हुआ भय था। कोर्ट ने उसे फटकारा था और गांव के घर में भी शर्म थी। उसने झिझकते हुए सत्यवती की पेशकश स्वीकार कर ली। आदित्य और कुछ स्वयंसेवकों ने मोहन को चैंपियनशिप में रखा। उसे कृषि संबंधी प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे आम की किस्म पहचाने, कैसे आम को हटाकर अच्छे बाजार में बेचा जाए, किस तरह ग्राहकों से व्यवहार करना चाहिए। धीरे धीरे मोहन के बर्ताव में परिवर्तन आने लगा। यह दुनिया की सबसे कठिन बात होती है। जब आप अपराधी को सुधारने का विकल्प देते हैं, तब उसके जीवन में बदलाव धीरे धीरे ही आता है। पर इस पुराने जिद्दी शहर के बीच एक महिला विक्रेता की सहानुभूति ने उस विनाशकारी चक्र को तोड़ना शुरू कर दिया। सत्यवती के बच्चों की पढ़ाई भी फिर पटरी पर आई। उसका बेटा रामू अच्छे नंबरों से स्कूल पास हुआ और बड़ी सयाने होकर उसने लेखन पर ध्यान दिया। उसकी बड़ी बेटी कमला ने सिलाई सीखी और अब अपनी आम की टोकरियों के लिए कपड़े सिलती है। गांव और शहर के बीच एक नया पुल बना, न केवल सड़क का बल्कि समझ और सम्मान का भी। यह सभी एक छोटी छोटी पहल की वजह से हुआ। एक एडीएम लड़की का अचानक हस्तक्षेप, एक आम बेचने वाली औरत की हिम्मत और कुछ लोगों की संवेदनशीलता ने मिलकर बदलाव लाया। कहानी का अंत न तो पूर्ण जीत में हुआ और न ही पूर्ण हार में। यह एक जीवन बनाती टूटती कहानी थी, जहां लोगों की कमजोरियों और ताकतों का मेल दिखता था। सत्यवती ने फिर कई बार अपनी टोकरी खोली, पर अब वह मुस्कुराती थी। बाजार के बच्चे उसे आम की मम्मी कहकर बुलाते थे और कोई भी गुंडा अब उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसकी हिफाजत का जिम्मा अब सिर्फ पुलिस का नहीं था। पूरा समाज उसका रखवाला बन चुका था। और आदित्य, वह एडीएम की नौकरी के पेशे में चली गई, पर उसके लिए यह एक नई सीख थी कि कानून का अर्थ केवल सजा देना नहीं होता, बल्कि समाज में असमानता का सामना करने वालों के साथ खड़ा होना भी सरकारी पद का हिस्सा है। उसने अपने जीवन में कई और मामलों का समाधान किया, पर सत्यवती की कहानी
उसके लिए एक याददाश्त थी कि छोटी छोटी दया की लहरें भी भयानक तूफानों को रोक सकती हैं। वह अपनी नौकरी में और भी दृढ़ हो गई। न्याय के साथ करुणा का संगम उसका नया मंत्र बन गया। कई साल बाद जब सत्यवती की उम्र और बढ़ गई और बच्चों ने घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लीं, तो बाजार में उसकी कमी महसूस हुई। पर लोगों की याद में उसकी छवि अमिट रह गई। वह औरत थी जिसने मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराकर आम बेचे और किसी समय में न्याय की उम्मीद जगाई। मोहन और उसके साथी अब ईमानदारी से काम कर रहे थे। कभी कभी वे बाजार में आते और सत्यवती को प्रणाम करते। यह दुनिया सुधरती भी है जब किसी ने सुधरने का अवसर दिया हो। कहानी का देश हमें यही सिखाती है। इंसान के जीवन में न्याय और दया दोनों की जरूरत होती है। किसी को गिरते हुए देखकर या बदसलूकी करते हुए शर्मिंदगी हो सकती है, पर उठकर कुछ करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। छोटे छोटे कदम, जैसे कि एक एडीएम लड़की का सामने आना या एक विक्रेता की हिम्मत, समाज में बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। शाम के उस पल की हवा अब भी याद आती है जब आम बिखरे थे और एक औरत की आंखों में आशा की एक झिलमिल सी चमक उभरी थी, और उस चमक के पीछे एक नौजवान अधिकारी की ठंडी पर सच्ची आवाज थी जो कहती है, किसी की मदद करने में डरने की क्या बात है। यही आवाज, यही सहानुभूति और यही न्याय की चाह इस कहानी को अर्थ देती है। और हर बार जब बाजार में कोई आम गिरता है तो कोई न कोई हाथ उसे उठाकर फिर से सजा देता है।